everyone. So let us start with securitization. What is securitization? Securitization basically banks and NBFCs को when they their typical business is borrowing and lending, wherein they raise money from they raise money from open market in terms of NCDs or issue bonds, and then they lend. However, when they lend for 10 years, 20 years, 30 years, depending on the maturity of the asset. These underlying assets can be a pool of assets like commercial mortgages, residential mortgages, automobile loans. However, यहाँ से पैसा आने वाला है 10-15 साल बाद. अब ये पैसा 10-15-20 डिपेंडिंग ऑन द लोन मैच्योरिटी आने वाला है. तब तक बैंक को अगर बैंक को लोन देना है और नया लोन पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो बैंक को मार्केट से पैसा रेज करना पड़ेगा. Now that is of course a typical source of raising money. But there is also an alternate way of raising money, and that is through the most creative and innovative way of financing, that is securitization. Now it is this securitization which has been the reason of the tremendous growth of US economy and then overall the entire global financial system, wherein banks and NBFCs have ballooned their loan portfolio thanks to this process of securitization. So what is this securitization? Securitization, it is a process of taking illiquid assets or group of assets and transforming it into investable securities. So basically यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैंक का जो पोर्टफोलियो रहता है एसेट्स का, वो illiquid assets का उनका ग्रुपिंग करते हैं, उनको हम लोग बंडल करते हैं और इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं, potential investors को बेच देते हैं. Under this method, the financial institution can bundle and sell the securities representing the underlying asset to the investors. अब ये अंडरलाइंग एसेट्स बेसिकली क्या क्या हो सकता है? ये अंडरलाइंग एसेट्स हो सकता है क्या? रेसिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज, बैंक लोन्स, स्टूडेंट लोन, खास करके यूएस में स्टूडेंट लोन्स आर वेरी फेमस, ऑटोमोबाइल लोन्स, गोल्ड लोन्स, एंड इंडिया में खास करके माइक्रो फाइनेंसिंग लोन, एमएसएमई को जो वगैरह लोन दिया जाता है. ये सब सिक्योरिटीज़ का बंडलिंग किया जाता है और वो बंडलिंग करने के बाद उनका पूल बना के इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है. It is often used as an alternative mode of raising or unlocking capital. So सबसे बड़ा मेजर मोटिव सिक्योरिटाइजेशन का ये है कि ये बैंक या एनबीएफसी अपना फंड रिलीज करना चाहती है ताकि वो नया फंड या नया पूल क्रिएट करके नए लोगों को लोन दे सके. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए अपने को समझना है कि कौन कौन इसके अंदर सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का जो वैल्यू चेन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन. नाउ दिस सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन में कौन कौन होता है वो अपन समझते हैं. ये वर्ड सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन बिकेम वेरी फेमस आफ्टर द 2008 का. देयर वाज दिस movie which I would recommend all the people who are interested in finance to see is the Inside Job. ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री मूवी है बाय जिसको नरेट किया है मैट डेमन द बॉर्न अल्टीमेटम मूवी का स्टार जो है वो. सो मैट डेमन ने नरेट किया है कि पूरा 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ और उसमें सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन क्या है. सो वहाँ से ये वर्ड बहुत फेमस हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन. अपन लोग वो समझने जा रहे हैं अभी कि ये सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में किसका क्या रोल है और कैसे बिजनेस ग्रो करता है, कैसे बैंक्स इसको यूज करके अपना कैपिटल बेस बढ़ाती है और अपना बिजनेस ग्रो करती है. तो वो अपन समझते हैं. अभी जैसे मैं ये यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बता रहा हूँ, उसके साथ ही मैं ये पार्टिसिपेंट्स का ज़रा एक चार्ट बनाने वाला हूँ जहाँ पे अपने को समझेगा कि किसका क्या रोल है. सो आप भी इसको अपने लिए क्रिएट कर सकते हो साथ में, ताकि आपको रियलाइज़ होगा कि ओके ये कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसके अंदर जो दो मेजर क्वेश्चंस है, पार्टिसिपेंट्स कौन है और सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जिसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंस्टीट्यूट अपने को भी Q&A पूछे तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेंट्स और प्रोसेस ये दोनों समझने के लिए वो जो डायग्राम है वो काफ़ी एसेंशियल होगा. सो व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन. सबसे पहला जन जो ये सिक्योरिटाइजेशन करता है, जो कंपनी जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसका ये बेसिकली बिजनेस है बोरिंग और लेंडिंग करने का, वो बंदा है जो ये प्रोसेस शुरू करता है. इसीलिए अपन उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर या स्पॉन्सर. सो सबसे द फर्स्ट पर्सन दैट विल कम इनटू द पिक्चर, जो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेटर. ओरिजिनेटर मतलब वो बंदा जिसने ये बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस करने का सोचा.
अब इसका टिपिकल काम क्या है सर? इसका टिपिकल काम है बोरिंग और लेंडिंग। मतलब ये वो बंदा है जो लोगों को क्या, ये बंदा क्या करता है, ये एनबीएफसी ऐसा समझ लो, ये क्या करता है, ये क्या करता है, लोगों को लोन देता है। अब इसके पास पोर्टफोलियो है अंडरलाइंग एसेट का। ये पोर्टफोलियो जो अंडरलाइंग एसेट का है, अंडरलाइंग एसेट का जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर अभी अपन ने डिस्कशन किया क्या क्या हो सकता है, वो अंडरलाइंग एसेट के पूल के अंदर क्या क्या हो सकता है। यस, रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस हो सकता है, कमर्शियल मॉर्गेजेस हो सकता है, ऑटो लोन, कार लोन, स्टूडेंट लोन, यस, माइक्रो फाइनेंस लोन और गोल्ड लोन्स, ऐसे दुनिया भर के बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, ऐसी दुनिया भर की एसेट का पूल होगा इसके पास, ओरिजिनेटर के पास, जो इसने लोगों को लोन दिया रहेगा। अब ये जो पूल है ओरिजिनेटर के पास, ये पूल का वो सिक्योरिटाइजेशन करने जा रहा है। सो ओरिजिनेटर कौन होता है वो अपन समझते हैं। ओरिजिनेटर इज एन एंटिटी विच सेल्स द एसेट्स लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव्स द फंड्स जनरेटेड थ्रू सेलिंग ऑफ दिस एसेट्स। द ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स, क्या करता है, ट्रांसफर्स, सॉरी, ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स लीगल एज वेल एज बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ और राइट टू द एसपीवी। अब ओरिजिनेटर को बेसिकली करना क्या है, ओरिजिनेटर को ये पूल ऑफ एसेट्स का सिक्योरिटाइज पेपर बना के इन्वेस्टर्स को बेचना है। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि वो डायरेक्टली खुद नहीं बेचता है, वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है एक कंपनी जिसको अपन लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये कंपनी खास करके क्यों क्रिएट करता है, ये एसपीवी जो वो क्रिएट करता है स्पेशली फॉर द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अभी उसका एक टिपिकल बिजनेस क्या है, जहां पे बोरिंग लेंडिंग कर रहा है, और ये जो बोरिंग लेंडिंग में जो उसने उसका फंड ब्लॉक है वो किसी और को बेच दे रहा है। अब दिस इज अ सेपरेट बिजनेस जो वो इसके अंदर क्लब नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपना जो बोरिंग लेंडिंग का बिजनेस करते रहता है, और जहां पे उसने लेंड किया है पब्लिक को, वो पेपर्स एक एसपीवी को, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर देता है, और वो फिर आगे इन्वेस्टर्स को दे देगा। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्यों बनाते हैं और इसका मकसद क्या है वो अपन समझते हैं। सो ये ओरिजिनेटर क्या करता है, ये ओरिजिनेटर एक कंपनी क्रिएट करता है जिसको अपन लोग एसपीवी बोलते हैं, और ये एसपीवी भी उसी का कंपनी है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी उसी का कंपनी है। बट ये कंपनी क्या करेगा, ये कंपनी अभी सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। सो उसका ओरिजिनेटर का एक टिपिकल बिजनेस है जहां पे बोरिंग लेंडिंग कर रहा है, और एक अपना सब्सिडरी या एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगा जहां पे ये अपना सब ट्रांसफर करेगा, ये सब एसेट्स, उसका राइट्स उसको दे देगा ताकि वो किसी और को बेच सके। सो द एसपीवी, what is SPV? The issuer or the SPV gets transfer of all the rights in the assets from the originator and therefore holds the legal title on the asset। मतलब जहां पे ओरिजिनेटर ने लोन दिया हुआ है सबको, उसके अंदर से जो भी मिलने वाला है उसका भी हकदार कौन हो जाएगा, एसपीवी, उसको सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट इज मेनली क्रिएटेड टू रिमूव रिस्की एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर। अभी ओरिजिनेटर के बैलेंस शीट में जो एसेट थी, जहां पे ऑफ कोर्स आगे जाके एनपीए भी हो सकता था, ये जो उसका लोन का पोर्टफोलियो है ये उसके बुक से निकल जाता है और एसपीवी के बुक में ट्रांसफर हो जाता है। इससे आपका बैलेंस शीट तो लीन हो ही जाता है, सुधर जाता है बैलेंस शीट, लेकिन ये जो एसपीवी है ये भी आप ही का कंपनी है, बट इसको एज ए सेपरेट एंटिटी बनाया जाता है। अभी सेपरेट एंटिटी मतलब इट्स अ नेम से कंपनी, जरूरी नहीं इसके अंदर एम्प्लॉइज हो या इसका कोई पर्टिकुलर ऑफिस या लोकेशन हो, इट्स जस्ट अ पेपर कंपनी। सो पेपर कंपनी में ये सब ट्रांसफर किया जाता है और उधर से किसी और को दे दिया जाता है, सिक्योरिटाइज पेपर बना के इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए। इट्स जस्ट अ पेपर कंपनी, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ हैविंग एम्प्लॉइज ऑल्सो इन इट, इट्स योर कंपनी ओनली बट अ डिफरेंट एंटिटी। So it is specifically created for the purpose of securitization only and can be formed as a company, firm, society or even a trust. सो एसपीवी क्रिएट करने का पर्पज ये है कि ओरिजिनेटर अपने बुक से डायरेक्टली इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज बना के नहीं बेच रहा है, वो एसपीवी को ट्रांसफर करता है ताकि वो स्पेशली बनाया गया है सिक्योरिटाइजेशन के पर्पज के लिए। सो ओरिजिनेटर होता है और उसके बाद एसपीवी क्रिएट करता है ओरिजिनेटर। अब ये एसपीवी क्या करेगा सर, ये एसपीवी बिफोर एसपीवी इन्वेस्टर्स को पैसा दे दे, मतलब बिफोर एसपीवी ये इसका सिक्योरिटीज बना के इन्वेस्टर को बेचे, उसके बीच में एसपीवी को क्या करना पड़ेगा, ये एसेट के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटाइज एसेट्स है उसका बंडलिंग अनबंडलिंग करना पड़ेगा, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्टर्स को बेचना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या है पता है, इन्वेस्टर्स
ट्रस्ट करे आपके ऊपर, इसके लिए इन्वेस्टर को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए कि ये इन्वेस्टर मतलब एसपीवी डायरेक्ट ये इन्वेस्टर को पकड़ा दे, डायरेक्ट ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को पकड़ा दे। उसके पहले उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी मैं खरीदने जा रहा हूं आपके पास से, ये सिक्योरिटीज का क्या क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका गारंटी क्या है। सो अभी एसपीवी क्या करने जा रहा है, अभी एसपीवी बिफोर वो ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को बेचे, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचे, उसके पहले वो इन्वेस्टर्स को कुछ बेसिक उसके अंदर चीज क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ जहां पे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट है। सो इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आने के लिए ये लोग क्या करने वाले वो अपन देखने वाले। सबसे पहले तो ये सब होता है थ्रू अ ट्रस्ट, तो एक ट्रस्टी कंपनी क्रिएट किया जाता है। ये ट्रस्टीज कंपनी, ये जो एसपीवी क्रिएट किया है, इसमें इंडिपेंडेंट ट्रस्ट होंगे जो संभालेंगे ये पर्टिकुलर एसेट्स। क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स को ऐसे तो कुछ मिलने नहीं वाला है एज ए सिक्योरिटी, उनको सिर्फ रिटर्न्स मिलने वाला है। अब उनका भरोसा किसके ऊपर है कि ये जो अंडरलाइंग एसेट है उधर से जो अमाउंट आ रहा है वो मेरे पास आए। अभी इसके लिए वो ओरिजिनेटर पे या एसपीवी पे भरोसा नहीं कर सकता है, तो एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है। एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है हु विल एंश्योर द स्मूथ एंड द सेफ कीपिंग ऑफ ऑल दीज एसेट्स। सो वो थर्ड पार्टी कौन रहता है, वो थर्ड पार्टी रहते हैं ट्रस्टीज और एजेंट्स। इनका काम क्या रहता है, दे आर अपॉइंटेड टू ओवरसी द स्मूथ एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स। किसके बीच में अग्रीमेंट है, एसपीवी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में जो अग्रीमेंट है, पहले उनको अपॉइंट किया जाता है कि अपने बीच में मीडिएटर्स है। Their major task is to take care of the interest of investors who purchases these securitized assets. So उनको टाइम पे पैसा मिल रहा है कि नहीं, उनको जो अंडरलाइंग एसेट है उसी चीज का पैसा मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है। बिकॉज फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अपने स्ट्रक्चर में वी ऑलवेज हायर्ड अ थर्ड पार्टी। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके बिहाफ पे बाई सेल करती है, लेकिन अपने और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में वी हायर अ ट्रस्ट, देयर इज अ ट्रस्ट, या उसको हम लोग वो ट्रस्टी लिमिटेड कंपनी कोई होता है। जैसे कि मैं एचडीएफसी एएमसी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो देयर इज अ कंपल्शन बाय सेबी वेर इन एचडीएफसी एएमसी हैज टू अपॉइंट अ एचडीएफसी ट्रस्टी लिमिटेड या कोई ट्रस्टी कंपनी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड वगैरह रहेगा, इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज रहेंगे जो इंश्योर करेंगे कि वो लोग एचडीएफसी एएमसी इन्वेस्टर्स का भला रखे, इन्वेस्टर्स का ध्यान रखें। सो उसी चलते हुए उसी प्रोसेस के थ्रू ये एसपीवी और इन्वेस्टर के बीच में एक ट्रस्टी कंपनी बनाया जाता है, ट्रस्ट को रखा जाता है एज एन एजेंट हु विल एंश्योर द स्मूथ फंक्शन। अब उसके अलावा देयर इज वन एडमिन का रोल जो करता है वो है सर्विसर या रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। इनका काम क्या रहता है सर्विसिंग या रिसीविंग पेइंग एजेंट का, दिस एंटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर हु कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द ऑब्लिगोर्स। अभी ऑब्लिगोर्स क्या अपन आगे देखेंगे, एंड पासिस ऑन टू द एसपीवी। मतलब ऑब्लिगोर्स अभी इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूं मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। ऑब्लिगोर्स क्या होता है वो अपन देखेंगे। ऑब्लिगोर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है। किसके पास से लोन लिया हुआ है, उन्होंने किसके पास के, उन्होंने ओरिजिनेटर के पास से लोन लिया हुआ है। तो ऑब्लिगर्स वो होते हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है ओरिजिनेटर के पास से, और ये उनके अंडरलाइंग एसेट्स है। अब ये जो उनके अंडरलाइंग एसेट्स है जिसका उन्होंने लोन लिया हुआ है बराबर, ये टाइम पे पैसा पहुंचा है एसपीवी को, ताकि एसपीवी इन्वेस्टर को दे सके। सो ये इंश्योर कौन करता है कि उनसे कलेक्शन करके वहां पे देने का, ये इंश्योर करते हैं सर्विसर। This entity is also called as administrator who collects the payment from obligors and passes on to the SPV. So ये obligors क्या करेंगे, बेसिकली ये obligor पैसा कलेक्ट करेंगे और SPV को दे देंगे। So ये पैसा कलेक्ट करके SPV को दे देंगे ताकि SPV इन्वेस्टर्स को दे सके। So बेसिकली ये जो पैसा कलेक्ट करना था मेरे को किन के पास से कलेक्ट करना था, ऑब्लिगर्स के पास। क्या चीज का, इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल रिपेमेंट का जो पैसा कलेक्ट करना था, ये सर्विसर जो रहेगा, स्पेशलाइज पर्सन रहेगा जिसका कलेक्शन का काम रहेगा, वो कलेक्ट करेगा और दे देगा किसको, एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा। अब यहां पे अपन पढ़ते हैं सर्विसर करके रोल। इन रियलिटी में सर्विसर कोई बाहर से भी आप अपॉइंट कर सकते हो, स्पेशलाइज पर्सन, जैसे कि कार्वी होता है, कैम्स होता है, ये लोग सर्विसर का काम कर सकते हैं, या आपका खुद का ही एक डिपार्टमेंट ये काम कर सकता है, आपका खुद का ही एक टीम ये ऑपरेशनल काम कर सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज को ही अपन हायर करें ये जरूरी नहीं है। सो
It also deals with the formalities and legal procedures in case of defaulting of borrowers. Generally, servicer can be the originator company itself or its affiliate. So originator का खुद का एक affiliation भी हो सकता है. अब जिनके पास से ये लोन लिया गया, जिनको लोन दिया गया है बेसिकली, और जो पैसा देने वाले हैं एसपीवी को, मतलब ऑब्लिगर जो पैसा देंगे उसको अपन, मतलब ऑब्लिगर्स कौन रहते हैं, वो जिन लोग ने लोन लिया हुआ है, किसके पास है, ओरिजिनेटर के पास है. दीज गाइज विल गिव मनी टू द ओरिजिनेटर, बट नाउ दैट विल बी ट्रांसफर टू द एसपीवी सो दैट इन्वेस्टर्स को वो पैसा पास बैक कर दिया जाए. ऑब्लिगर्स कौन होते हैं, द वन हु हैज ओरिजिनली टेकन लोन फ्रॉम द ओरिजिनेटर or the obligator, and is also called as obligor. They are the ones who owe money to the firm and are the assets in the balance sheet of the originator. तो originator के balance sheet में asset है, क्यों? क्योंकि इनको लोन दिया गया हुआ. Their credit rating is very important as their inflows or amount due from them is transferred to the SPV, which then securitizes, which then क्या, ये जो originator है उसको securitize करेगा and sells to the investor. अब इन्वेस्टर ये भरोसे पे नहीं रह सकता कि ये ऑब्लिगर सेफ है और मैं उसमें इन्वेस्ट करूं. ही वांट्स टू नो द क्रेडिबिलिटी. इसके लिए ये एसपीवी या ओरिजिनेटर क्या करेगा, ये ऑब्लिगर का जो पूल है उसका क्या करवाएगा, उसका क्रेडिट रेटिंग करवाएगा. क्रेडिट रेटिंग करवाएगा, उसको क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ेगा एसपीवी को ये एसेट्स का. ये क्रेडिट रेटिंग करवाएगा, तब जाके इन्वेस्टर को भरोसा आएगा, अच्छा ठीक है इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसा है. सो ये क्रेडिट रेटिंग मैं करवाने वाला हूं, किनके पास से मैं क्रेडिट रेटिंग करवाने वाला हूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. तो क्रेडिट रेटिंग करवाऊंगा मैं इनके पास से. अब जब मैं क्रेडिट रेटिंग करवाऊंगा तब जाके मेरे पास इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स भरोसा करेंगे कि ठीक है मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं. सो अब आता है रोल, किनका आता है, इन्वेस्टर्स का रोल आता है. इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट रेटिंग किया हुआ सिक्योरिटी है उसको खरीदेंगे. अब इन्वेस्टर्स को मैं डायरेक्टली एसपीवी ना क्या करता है, इधर से पैसा लेके उधर ट्रांसफर नहीं करता है. एसपीवी थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग कर देता है, मतलब ये जो सब सिक्योरिटीज है, एसेट बैक सिक्योरिटीज, जो एसपीवी बेचने वाला है इन्वेस्टर्स को. तो मैं अभी जो चेन बताने जा रहा हूं अच्छे से समझना. एसपीवी क्या करेगा, ये एसेट बैक सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को बेचेगा. एसेट बैक सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिसके ऊपर ये पूल ऑफ एसेट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबीएस बोलते हैं. दैट इज अपन लोग उसको बोलते हैं एसेट बैक सिक्योरिटीज. ये जो एसेट बैक सिक्योरिटीज को व्हाट वी मेंशन इंटरनेशनली इज व्हाट वी कॉल एज एबीएस. ये एबीएस जो एसेट बैक सिक्योरिटीज है वो इन्वेस्टर्स को मैं बेचने जाऊंगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए मैं थोड़ा इसको अट्रैक्टिव करूंगा. मतलब कैसे अट्रैक्टिव करूंगा, वी सेल दिस टू इन्वेस्टर्स इन अ यूनिक फॉर्म, जहां पे इसका कैटेगराइजेशन करते हैं अलग अलग फॉर्म में. इसका कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, हम लोग इसको बंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल करते हैं और अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, ताकि ये जो मेरे पास पूल है, ये मेरे पास पूल में अलग मैच्योरिटी वाला, अलग क्रेडिट रेटिंग वाला, अलग रिस्क वाला सिक्योरिटीज है. कोई 20 साल का मॉर्गेज है, कोई 2 साल का क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई 5 साल का ऑटो लोन है. सो इसको मैं ना ऐसा प्राइसिंग करता हूं, ऐसा अट्रैक्टिव करता हूं कि अलग अलग कैटेगरीज के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सके. उसको हम लोग जनरली बोलते हैं ट्रांचेस. तो ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3, ऐसे डिफरेंट ट्रांचेस में, ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3, ट्रांच 4, ऐसे अलग अलग ट्रांचेस में हम लोग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव करके बेचते हैं. तो अब ये ट्रांच 1, 2, 3 क्या होता है ये मैं आगे बताता हूं. So basically investors कौन होते हैं, these are the ones who purchase securitized papers from the SPV. They receive their money or return on investment in the form of principal and interest once paid by the obligor. तो जैसा obligor पे करेगा principal और interest, इनको return मिलेगा. The investors can be individuals, corporates, financial institutions like mutual funds, pension funds, insurance companies or even banks and other NBFCs. So दूसरी banks और NBFCs को भी they can also participate in this particular securitization process. So majorly यहाँ पे इंडिविजुअल से ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत सारा डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है पब्लिक का, बट उनके पास कोई लोन पोर्टफोलियो नहीं बना. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया,
अब ये 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया, उस पर तो मेरे को एज अ बैंक या एनबीएफसी मेरे को तो उस पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन इसको लगाओ कहाँ पर? तो मार्केट में कोई मेरे पास अवेलेबल लोन नहीं है, इजीली उस टाइम पे अवेलेबल लोन नहीं है, और है तो भी ये सिक्योरिटाइजेशन शायद बेटर है, क्योंकि एक जन को लोन दूं उससे अच्छा क्यों ना मैं ये पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करूं विच इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मल्टीपल लोन्स। सो दूसरी बैंक्स और एनबीएफसी के लिए भी सिक्योरिटाइज पेपर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी सोच एलआईसी को क्या करना है, एलआईसी के पास पब्लिक का जो प्रीमियम है उसको बॉन्ड में डालना है। वो सोचता है कि मैं एक बॉन्ड में डालूं, एक जन को किसी को एक एक कॉर्पोरेट को मैं बॉन्ड में पैसा डालूं, उससे अच्छा क्यों ना मैं ऐसे जगह पे पैसा डालूं विच इज अ पोर्टफोलियो ऑफ मल्टीपल लोन्स रादर देन सिंगल लोन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए सिक्योरिटाइज पेपर काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। सो दीज गाइज वांट कि सिक्योरिटाइज पेपर मिले और तब कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि मेरा पोर्टफोलियो जो है ना पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाए। एक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सब मॉर्गेजेस का पूरा पोर्टफोलियो। अब हालांकि ये रिस्की भी है, बट rather than giving loan to rather than putting your entire money to one corporate or one bond, it is always better that you put into a portfolio of multiple bonds. So investors generally जो institutional investors है बहुत actively participate in securitization process. अब ये इन्वेस्टर्स मैंने बताया कि ये इन्वेस्टर तभी ही खरीदेंगे जब उनको भरोसा है। क्या चीज़ का भरोसा है? कि ये जो पेपर्स मैं ले रहा हूँ सिक्योरिटाइज पेपर आपके पास से, मैं देखो इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या है पता है? इन्वेस्टर भरोसा किस पे करके ले रहा है? ये जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी किस पे भरोसा करके ले रहा है? एसपीवी पे या ओरिजिनेटर पे। एसपीवी ओरिजिनेटर्स कंपनी ओनली। लेकिन इन्वेस्टर को ये नहीं पता है कि इसके अंदर जो तुमने क्या चीज का पोर्टफोलियो रखा है वो तो मेरे को पता है, क्या क्या कमर्शियल लोन वगैरह है, लेकिन इन्वेस्टर को ये नहीं पता है कि तुमने इनको लोन दिया सोच समझ के दिया कि नहीं दिया, तुमने इनका प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग करके लोन दिया कि नहीं दिया। ये इन्वेस्टर तुम्हारे भरोसे पे जा रहा है, तो इन्वेस्टर अज्यूम कर रहा है कि तुमने जो जिन लोगों को लोन दिया है तुमने उनका क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक करके दिया। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है तुम्हारे इतने भरोसे पे नहीं रह सकता हो, एक काम करो तुम ये जो पेपर्स मेरे को बेच रहे हो उसका क्रेडिट रेटिंग करवा के आओ, उसको सर्टिफाई करवा के आओ। सो अभी एसपीवी क्या करेगा? ये जो पेपर्स है, कमर्शियल पेपर्स है, वो ये जो पूल ऑफ एसेट्स है उसका सर्टिफिकेशन करवा के आएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज या रेटिंग एजेंसीज क्या करेंगी? रेटिंग एजेंसीज ये सिक्योरिटाइजेशन पेपर को चेक करेगी, उनके अंदर से पैसा आने वाला है, टाइमली पेमेंट आया है, पास्ट में आया है नहीं आया है, उनका क्रेडिट क्वालिटी चेक करेगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये सब चेक करके फिर उसको क्रेडिट रेटिंग देगी। तब जाके इन्वेस्टर को समझेगा कि मैं इससे कितना यील्ड एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि अपने को पता है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर AAA का क्रेडिट रेटिंग दे तो मैं क्या बोलूंगा? दिस आर द सेफेस्ट। फिर जितना क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगा, AA, सिंगल ए, BBB, सिंगल बी, उससे मेरे को पता चलेगा उनका क्रेडिट रेटिंग कितना कम है। जितना क्रेडिट रेटिंग कम है उतना मैं यील्ड ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। सो रेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं? Since the securitization is based on various assets securitized rather than the SPV, the credit quality of the asset becomes more important. एसपीवी भले अच्छा हो, एसपीवी का नाम भले बड़ा हो, बजाज फाइनेंस इज अ गुड कंपनी, बट इन्वेस्टर क्या बोलता है? सर बजाज फाइनेंस का मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन ये कि बजाज फाइनेंस ने जिन लोग को लोन दिया है वो लोग टाइम पे पेमेंट नहीं दिए, तो मेरे को उसका क्रेडिट रेटिंग चाहिए। बजाज फाइनेंस का नहीं, मेरे को जहां पे जो पूल ऑफ एसेट्स है उसका क्रेडिट रेटिंग चाहिए। So, क्या the credit quality of the asset becomes more important than that of the originator or the SPV. Therefore, a proper credit assessment from the rating agency is essential. A proper assessment is essential. These agencies क्या करेंगी? They assess various factors of the securities like credit quality, liquidity support, strength of cash flows, timely payment of interest and principal repayment, and legal framework. Credit quality मतलब आपने जिन लोग को लोन दिया है उनका क्रेडिबिलिटी, उनका सिबिल स्कोर वगैरह अच्छा है। लिक्विडिटी सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट मतलब टाइम पे पैसा आ रहा है कि नहीं। अभी ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर लोन 20 साल का है और टर्म लोन है जहाँ पे सीधा लास्ट में पेमेंट आने वाला है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का साथ में। उससे बेटर अपने को ये है कि रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट आते रहे। जैसे अपन ने बॉन्ड्स में क्या पढ़ा? जीरो कूपन बॉन्ड होता है और कूपन बेरिंग बॉन्ड होता है, तो कौन ज्यादा रिस्कियर है, जीरो कूपन या कूपन बेरिंग? जीरो कूपन बॉन्ड ज्यादा रिस्कियर है या कूपन बेरिंग?
जीरो कूपन बॉन्ड रिस्क है क्योंकि उसमें सब कैश फ्लो लास्ट में आने वाला है। कूपन बेरिंग बॉन्ड में कुछ तो पहले आ रहा है, इसके लिए द ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज हायर देन द कूपन बेरिंग बॉन्ड ऑफ द सेम मैच्योरिटी। सो सर मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे को भी अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में 20% यील्ड आएगा, 10% यील्ड आएगा, लेकिन एक में सब कैश फ्लो लास्ट में आएगा और दूसरे में रेगुलर आते रहेगा, आई रादर चूज द कूपन बेरिंग बॉन्ड। तो टाइमली कैश फ्लो आना भी जरूरी है, स्ट्रेंथ ऑफ कैश फ्लोज, रेगुलर कैश फ्लोज, टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उधर से आना चाहिए, कुछ उसमें एनपीए डिले नहीं होने का चांस है ना, वो भी देखना जरूरी है। और लीगल फ्रेमवर्क कब काम आएगा, जब अगर कोई डिफॉल्ट किया तो क्या आपने उसके सामने सफिशिएंट सिक्योरिटी उसका लेके रखा था। अगर किसी ने समझो आपके पास होम लोन लिया हुआ है तो वो डिफॉल्ट करेगा तो आपने लोन टू बुक वैल्यू रेशो सही रखा है कि नहीं, मतलब आपने उसका घर के सामने कितना लोन दिया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको 1 करोड़ का लोन दिया और घर का वैल्यू भी 1 करोड़ है तो 1:1 का रेशो हो गया, लेकिन मैंने उनके घर का वैल्यू 50 लाख है और 1 करोड़ का लोन दिया है, तो दैट्स अ रिस्की थिंग। सो इज दैट सफिशिएंट कवरेज है कि नहीं इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट होगा तो क्या मेरे पास सफिशिएंट लीगल प्रोविजन है ताकि मैं उनसे रिकवर कर पाऊं। ये सब जानना जरूरी है इन्वेस्टर को। अब इन्वेस्टर तो इतना डिटेल में जाएगा नहीं, तो इन्वेस्टर किस पे भरोसा करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे, जो ये डिटेल में स्क्रूटिनाइज करके एक प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग देगी, वो रेटिंग के भरोसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके यील्ड एक्सपेक्ट करेगा। हाँ, ओरिजिनेटर अपना लोन पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर देता है एसपीवी को, बराबर, उसकी बुक से निकल गया, वही मकसद है। क्या बनाता है वो, एनपीए अपने बुक में। अच्छा, अपने बुक में एनपीए वो चीज का बनेगा जो वो जो लोन देखो, ओरिजिनेटर के बुक में जो एसेट्स है 100 करोड़ का समझ लोन पोर्टफोलियो है, तो वो जरूरी नहीं सबका सब सिक्योरिटाइज करके बेच पाए। अब उसमें से वो जो रेगुलर कैश फ्लो दे रहा है उसी को शायद मैं बेच पाऊं। अब जो एनपीए हो चुका है उसको मैं इन्वेस्टर्स को बेच नहीं सकता हूं, इन्वेस्टर्स को पता है ये एनपीए हो गया है। और अगर बेचना भी है तो आज के जमाने में देयर आर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो आपके पास से ये एनपीए वाला पोर्टफोलियो भी उठाने को तैयार है। ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसीस। ये एआरसी क्या करेगी, आपके बुक में जितना एनपीए ना वो ले लेगी। समझ तेरे बुक में 100 करोड़ का एनपीए है तो वो क्या बोलेगी, 100 करोड़ का एनपीए कितना पोटेंशियल, आरबीआई क्या बोलता है उसका 50% प्रोविजन करने का, मतलब आरबीआई खुद बोल रहा है 50% तो लॉस होने वाला है, ऐसा समझ ले। सो ये एआरसी कंपनी क्या करेगी, एआरसी कंपनी तेरे को बोलेगी 40 करोड़ में दे रहे हो क्या वो पोर्टफोलियो, मेरे को दे दो। तो 40 करोड़ में तेरे से ले लेंगी और फिर उसमें से रिकवर करने की कोशिश करेगी या किसी और इन्वेस्टर्स को दे देगी, 40 का 45 करोड़ पे दे देगी। इट्स अ लॉस पोर्टफोलियो, बट वो लॉस में से कुछ रिकवर हो गया तो एसेट से, सिक्योरिटी से मैंने रिकवर कर सका। तो अभी मैं जो लोन कंपनी हूं, मेरा जो पोर्टफोलियो है एसेट का, मैं सिक्योरिटाइजेशन में मेरा जो अच्छा वाला पोर्टफोलियो है जो डिफॉल्ट नहीं हुआ, जो एनपीए नहीं हुआ है, उसको भी बेच सकता हूं, और जो एनपीए वाला पोर्टफोलियो उसको भी बेच सकता हूं, बट वो फिर वो डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। और वो खरीदने वाले स्पेशलाइज्ड कंपनी होता है एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, समझा। अभी इंडिया में अभी तूने एआरसी के बारे में बोला है तो मैं बोल देता हूँ, इंडिया में वेरी फेमस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में आता है एआरसीएल लिमिटेड, और एआरसीएल है, रिलायंस का खुद का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये इतनी सारे जेएम फाइनेंशियल का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। और सबसे फेमस, सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर किसी का है तो ईडलवाइस का है। ईडलवाइस का सबसे बड़ा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इनफैक्ट ईडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का थोड़ा पोर्टफोलियो जो अगर मैं बात करूं तो आई थिंक उसका वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ ईडलवाइस का है, विच इज अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास का ईडलवाइस का ही शायद पोर्टफोलियो बन गया है एआरसी का। सो ईडलवाइस इज फेमस एक्सक्लूसिवली फॉर द एआरसी बिजनेस। सो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में वो लोग क्या कर रहे थे, ईडलवाइस स्पॉन्सर्ड बाय ईडलवाइस एआरसी स्पॉन्सर्ड बाय ईडलवाइस, वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट, इज इन द बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग क्या, एनपीए। तो ये लोग खास करके एनपीए उठाते हैं, अच्छे पेपर्स उठाते हैं, एनपीए स्पेशलिस्ट है, ये एनपीए उठाएंगे और मार्केट में सेल ऑफ करेंगे अच्छे भाव पे। ये जो तूने बोला एनपीए वाला भी कर सकते हैं, बट इसमें भी क्या करेगा बैंक, बैंक अपने बुक से एनपीए लेगा
एनपीए का बंडल बनाएगा और इन्वेस्टर्स को बेच देगा। अभी इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट ना बेच पाए तो इन्वेस्टर ढूंढने का काम ये ईडलवाइज जैसे लोग का है। तो बैंक क्या करेगा, ये पोर्टफोलियो एआरसी को बेच देगा, एआरसी आगे बेच देगा, बट अपने बुक से निकल के एसपीवी के बुक में चलेगा। फिर वो डिफॉल्ट हो एनपीए वाला या ना हो, अपना टिपिकल लोन हो, बैंक के बुक से निकल के वो किधर चलेगा, बैंक के बुक से या एनबीएफसी के बुक से वो निकल के चलेगा किधर, एसपीवी के बुक में, वैसा। सो दैट कैन बी अ गुड पोर्टफोलियो ऑल्सो, दैट कैन बी अ एनपीए पोर्टफोलियो ऑल्सो, वैसा। ओके, बराबर समझा। अब कभी कभार है ना, क्रेडिट रेटिंग सफिशिएंट नहीं होता है। इन्वेस्टर क्या बोलता है, क्रेडिट रेटिंग तो तुमने कर दिया, अब अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो सो एसपीवी के पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला ऑप्शन क्या है कि डिफॉल्ट हुआ तो ठीक है, तुमको रिस्क ज्यादा लग रहा है तो तुम ज्यादा यील्ड दूंगा, या फिर एसपीवी यील्ड ज्यादा नहीं देना चाहता तो वो एक और चीज कर सकता है जिसको हम लोग अभी यहां पे वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट एनहांसमेंट। क्रेडिट एनहांसमेंट, एनहांसमेंट से क्या वर्ड आता है दिमाग में, एनहांसमेंट, एनहांसमेंट कुछ एक्स्ट्रा। सो ये वो प्रोसेस है जिसके तहत एसपीवी क्या करेगा, क्रेडिट एनहांसमेंट मतलब क्या करेगा वो अपन समझते हैं। Considering securitized assets as risky investment, investors may require additional comfort in the form of credit enhancement. Credit enhancer is a kind of financial cushion that allows securities to absorb losses from the defaults if any. So इससे क्या हो जाएगा, इससे इन्वेस्टर का अगर कुछ पैसा डूबा तो एसपीवी ने क्रेडिट एनहांसमेंट करवाया। क्रेडिट एनहांसमेंट से क्या होगा कि अगर कुछ गया पैसा तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटी मतलब शायद एक बैंक गारंटी अटैच कर देता हूं, बैंक गारंटी हो गया, या एसपीवी क्या करेगा, अपना कोई एसेट सिक्योरिटीज में रख देगा कि इन्वेस्टर्स तुम डरो मत, तुम्हारा पैसा अगर डूब रहा है, अगर ये ऑब्लिगर ने पैसा नहीं दिया और तुम्हारा कुछ पैसा गया तो मैं क्रेडिट गारंटी देता हूं, मैं बैंक गारंटी देता हूं, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूं, तो तुम उसका टेंशन मत लो। बेसिकली एक एनहांस कर रहा हूं, मेरा क्रेडिट रेटिंग को बूस्ट कर रहा हूं, एक सपोर्ट दे रहा हूं जिससे इन्वेस्टर को भरोसा आएगा कि ये डूबेगा नहीं। सो हियर द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद रीअश्योरेंस। कैसे रीअश्योरेंस, थ्रू एडिशनल कोलैटरल, इंश्योरेंस और हायर पार्टी एग्रीमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा। सो ये सब तरीके के थ्रू क्या होगा, ये सब तरीके के थ्रू इन्वेस्टर्स थोड़ा कंफर्ट में आ जाएगा, ठीक है सर अभी पैसा नहीं डूबेगा। सो एसपीवी क्या करेगा, क्रेडिट रेटिंग तो करवाएगा ही, सर्टिफिकेशन तो करवाएगा ही, और साथ में एक सपोर्ट सिस्टम भी देगा, एडिशनल कोलैटरल भी दे सकता है वो कि डरो मत तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा। अब जितना ज्यादा तुम क्रेडिट एनहांसमेंट करोगे उतना इन्वेस्टर्स को भरोसा ज्यादा रहेगा, उतना तुम कम यील्ड पे बेच सकते हो सिक्योरिटाइज पेपर को। तो तुमको उसको कॉस्ट इफेक्टिव करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो तुम क्या करोगे, उसको क्रेडिट एनहांसमेंट करा दोगे, बैंक गारंटी वगैरह अटैच कर सकते हो। अगर उसमें एक्सपोर्ट बिल्स है तो तुम उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स है तो तुम उसको एलसी वेलसी अटैच कर सकते हो ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा रहे। अब ये पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर करके जो देता है, ये पूरा प्रोसेस जो स्ट्रक्चर करके देता है, जहाँ पे खास करके क्या ऑब्लिगर से या ओरिजिनेटर से, बेसिकली ऑब्लिगर से तो ओरिजिनेटर के पास पैसा आ जाता है, ओरिजिनेटर के पास से लेके इन्वेस्टर तक पैसा पहुंचे, ये पूरा प्रोसेस और ये स्ट्रक्चरिंग जो करके देता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर बोलते हैं यहाँ पे। सो ये स्ट्रक्चरर जो रहता है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो पूरा एआरसी का बिजनेस, जो एआरसी का नहीं सॉरी बट आई शुड रादर से दैट ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का जो बिजनेस है, ये सिक्योरिटाइजेशन का बिजनेस या ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का फॉर्मेशन करा के देने का। अब इसका लीगल स्ट्रक्चर हो गया, या इसका कंप्लायंस स्ट्रक्चर हो गया, या इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया, ये करने का काम स्ट्रक्चरर करता है। अब ये स्ट्रक्चरर बेसिकली कौन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो ये पूरा प्रोसेस क्रिएट करके देगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर एनबीएफसी हो, आप अगर बैंक हो, तो वो क्या बोलेगा, सर आपके बुक में पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का जो आपने लोन दिया हुआ है, आपको चाहिए वो अनलॉक करके मैं 100 करोड़ रिलीज करके दूं आपको। तो आप बोले यार ऐसे कैसे रिलीज कर सकते हो, मैंने तो जो लोन दिया वो 20 साल के लिए था। तो बोला सर टेंशन मत लो, वो लोन का पोर्टफोलियो मैं किसी और को बेच के दे सकता हूँ, पूरा प्रोसेस क्रिएट करा के दे सकता हूँ। आपका एक अलग से एसपीवी क्रिएट करूंगा, वो एसपीवी से अपन सिक्योरिटाइज पेपर बनाएंगे और वो पेपर लोगों को रिलीज करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह बोलता हूँ, ट्रेंचेस, सो इसमें अलग अलग टाइप के सिक्योरिटाइज पेपर हो सकते हैं। मतलब एक ट्रेंच ऐसा हो सकता है
जिसको हम लोग बोलते हैं सीनियर ट्रांच, जूनियर ट्रांच, मेज़ानाइन ट्रांच। तो एक ट्रांच ऐसा हो सकता है जहाँ पे इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा कौन सा, 2 साल के मैच्योरिटी वाला बॉन्ड का मिलेगा, किसी को 5 साल का चाहिए, किसी को 10 साल का चाहिए, किसी को 8 साल का बॉन्ड चाहिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी के मैंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। उसके अंदर कोई बोलेगा मेरे को AA रेटिंग वाले बॉन्ड चाहिए, कोई बोलेगा सिंगल ए रेटिंग वाले बॉन्ड चाहिए। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के मैंने पैकेट बनाए, समझ। मतलब मैंने क्या क्या पता है, मैंने मार्केट से बंडल उठाया, पूरा बंडल क्या चीज का, लोन का, उसके अलग अलग पैकेज बनाए और अलग अलग लोगों को बेच रहा हूं। सो किसी को 15% यील्ड वाला बेचूंगा, किसी को 12% यील्ड वाला बेचूंगा, किसी को 10% यील्ड वाला बेचूंगा। फिर आगे जाके आएगा सिक्योरिटीज की टाइप होती है, पीटीएस और पीटीसी होता है, जहाँ पे उसके अलावा किसी को सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, किसी को सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट चाहिए। तो ऐसे जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का डिमांड रहेगा वैसे ये जो एसेट बैक सिक्योरिटी उसका अपन बंडल बना के लोगों को बेच सकते हैं, उसके टुकड़े बना के बेच सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांचेस, डिफरेंट ट्रांचेस में बेच सकते हैं। अब ये पूरा क्रिएट करके देना ताकि ओरिजिनेटर के बुक से क्या हो जाए, लोन निकल जाए, उसको उसका पैसा मिल जाए, लिक्विडेट हो जाए, जो इलिक्विड एसेट था वो पैसा मिल जाए और वो इन्वेस्टर्स के हाथ में पहुंच जाए। ये पूरा प्रोसेस करा के दे देता है ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जिसको अपन लोग स्ट्रक्चरर्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरर कैन बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर who brings together all the participants for the process of securitization. They are also called as क्या, arranger of the deal, and they provide with their enterprise with their enterprise all the financial, accounting, taxation, legal and regulatory requirement. So इसके लिए जो भी तुमको compliance है या ऑफिशियली जो भी सब पॉसिबल है, दे ऑल हेल्प यू अरेंज दैट थिंग। सो ये जो स्ट्रक्चरर है ना, मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चरर के पास जितने ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे ना, उससे ज्यादा शायद लॉयर्स हो कि ये करवा के देने में। टैक्स कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, जैसे इंडिया में बड़े लीगल कंसल्टेंट लाइक कौन सा कोठारी का कोई फर्म है, मैं नाम भूल गया, फिर निशित देसाई एसोसिएट्स है जो टैक्स कंसल्टेंट्स है। सो दे मे हेल्प यू क्रिएट दिस प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो ऐसे सब कंपनीज है। सो ये स्ट्रक्चरर या इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होगा कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर करके दे देगा। सो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस अगर क्विकली समझना, हु आर द पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले कौन शुरू करता है, ओरिजिनेटर वो बंदा है जिसने लोन दिया हुआ है, जो एक एनबीएफसी है या एक बैंक है। ओरिजिनेटर सबसे पहला काम क्या करेगा, इसका ये अपने बुक से हटा के एसपीवी को लीगल राइट ट्रांसफर कर देगा, एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा लीगल राइट। अब एसपीवी क्या करेगा, ये इसका ये एसेट्स है, अंडरलाइंग एसेट में रेसिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेजेस है, ये जो ऑब्लिगर्स ने लोन लिया हुआ है, ऑब्लिगर्स जिन्होंने लोन लिया हुआ है जो ओरिजिनेटर को पे करने वाले थे, तो ये एसपीवी क्या करेगा, ये पोर्टफोलियो को इन्वेस्टर्स को बेच देगा। लेकिन इन्वेस्टर्स को बेच दे उसके पहले ये एसपीवी इसका क्या करेगा, क्रेडिट रेटिंग करेगा और क्रेडिट एनहांसमेंट करके देगा। फिर बीच में आता है सर्विसर का रोल। सर्विसर क्या करता है, वो ऑब्लिगर्स के पास से पैसा कलेक्ट करके और एसपीवी को दे देगा। ऑब्लिगर्स कौन होते हैं, जिन्होंने ओरिजिनेटर के पास से लोन लिया हुआ है। सो ऑब्लिगर्स जिन्होंने लोन लिया हुआ है किसके पास से, ओरिजिनेटर के पास से। ओरिजिनेटर ये पूरा ट्रांसफर करेगा एसपीवी को, एसपीवी इसका क्रेडिट रेटिंग करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास क्रेडिट एनहांसमेंट करेगा, सर्विसर इंश्योर करेगा कि ये ऑब्लिगर से पैसा एसपीवी के पास आ जाए। फिर एसपीवी इसका एसेट बैक सिक्योरिटीज का ये जो पूल ऑफ एसेट्स है इसका क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को बेच देगा। दिस इज व्हाट दी प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज। ये मतलब दिस आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब अगर सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए अगर समझना है तो मैं इसका कुछ ओरिजिनल नाम देता हूँ जिसके थ्रू तुम समझ सकते हो। जैसे कि ऑब्लिगर्स मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो रेसिडेंशियल मतलब समझो हाउसिंग लोन हो गया या कमर्शियल लोन हो गया, मतलब समझो मैंने कमर्शियल लोन वेयर हाउस लोन वगैरह हो गया, कार लोन हो गया वगैरह हो गया। ओरिजिनेटर समझ ये कोई ऐसा कंपनी है जो एनबीएफसी है जो ये करना चाहता है। ओरिजिनेटर में मैं नाम लिख सकता हूँ किसका, कोई मेरे को ऐसा एनबीएफसी कंपनी बोलना जिसका ये काम ही है ये बोरिंग वगैरह करने का। हाँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये क्या करेगा, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट है जिसने अपना समझ एक एसपीवी क्रिएट कर लिया। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड करके कंपनी या एसपीवी कंपनी चालू कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये लोग हायर करेंगे, सबसे पहले एक ट्रस्ट को हायर करेंगे। सो एसपीवी
के अंदर ट्रस्टीज रहेंगे जो इंश्योर करेंगे कि ये स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के तहत क्या हो जाएगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के तहत एसपीवी क्रिएट हो जाएगा, और ये एसपीवी क्या करेगा, इसका क्रेडिट रेटिंग पहले करवाएगा। ये जो सिक्योरिटाइज पेपर है, क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए समझ में गया क्रिसिल के पास। क्रेडिट एनहांसमेंट, बैंक गारंटी के लिए समझ मैंने एसबीआई के पास गया, एसबीआई बैंक के पास, और एडिशनल बैंक गारंटी इसके सपोर्ट के लिए दे दिया श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने। अब ये जो उसने अपना एसपीवी क्रिएट किया हुआ है, इसका एसेट बैक सिक्योरिटीज करके इन्वेस्टर्स को भेज देगा। इन्वेस्टर्स कौन हो सकता है, इन्वेस्टर्स हो सकता है एलआईसी, फिर गवर्नमेंट का कोई पेंशन फंड हो गया, फिर हो गया म्यूचुअल फंड्स हो गया, राइट, या फिर दूसरी बैंक्स और एनबीएफसीज हो गई जिनको ये ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो ये इन्वेस्टर्स, ये बैंक्स और एनबीएफसीज ये इन्वेस्टर्स हो गए। सर्विसर श्रीराम ट्रांसपोर्ट का खुद का फाइनेंस कंपनी भी हो सकता है, या वो किसी थर्ड पार्टी को हायर कर सकता है, लाइक समझ कार्वी, उसको हायर कर देगा ये सब इंश्योर करने के लिए कि पैसा आ रहा है टाइम पे। और ये सब डील जो पूरा स्ट्रक्चर करके दे रहा है, समझ लो मैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम बोलता तो जेएम फाइनेंस। तो जेएम फाइनेंशियल क्या करेगा, जेएम फाइनेंशियल क्या करेगा, ये पूरा डील अरेंज करके दे देगा। सो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं इन रियलिटी। सो ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट है या एचडीएफसी लिमिटेड है, ये इनका काम ही है ये बोरिंग लेंडिंग करने का। तो दीज गाइज विल क्रिएट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, राइट। सो आई क्विकली गो थ्रू अगेन। सो पार्टिसिपेंट्स में कौन, ओरिजिनेटर या स्पॉन्सरर, ये एसपीवी क्रिएट करेगा, ट्रस्टीज अपॉइंट करेगा, और फिर क्या करेगा ये सर्विसर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, उसका काम है ऑब्लिगर से पैसा आएगा वो एसपीवी के पास जाएगा। तो ऑब्लिगर्स मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ है, ऑब्लिगर्स क्या करेंगे, ये ऑब्लिगर्स पैसा देंगे एसपीवी को, एसपीवी इसका पूल करेगा और किसको भेज देगा, इन्वेस्टर्स को भेज देगा। लेकिन वाइल द टाइम यू सेल इन्वेस्टर्स, इसका क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट एनहांसमेंट करवाने का, ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा मिले। दीज आर द पार्टिसिपेंट्स, और ये पूरा डील अरेंज करवा के देने वाला स्ट्रक्चर, right, very important from the exam perspective. So this is the securitization process. इससे better diagram you can also go through this thing, और आपको चाहिए तो ये नोट डाउन कर सकते हो वैसा।